हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा फिर से आपके बीच में मैं हाजिर हूँ। आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम, मोस्ट वेलकम है। क्लास में आपका साइंस की टॉपिक चल रही थी। अपनी साइंस की टॉपिक में आपको जैसे विदित ज्ञात हो कि हमने पहले क्लास में पीरियोडिक टेबल की बात की थी। 2 क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत हद तक जानकारी प्राप्त कर लिया। आज के पीरियोडिक टेबल में हम नए नए टॉपिक सीखेंगे, नए नए चीज़ सीखेंगे अपने को। फॉर एग्जांपल के लिए कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी ये एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को किस प्रकार से बांटा गया दोस्तों, ठीक है ना। इन एलिमेंट्स को किस प्रकार से बांटा गया, तो आज हम उसी की डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसकी डिस्कस करेंगे? उसी की डिस्कस करेंगे आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको यहाँ पे देखो कुछ कलरों का नाम दे दिया गया। जहां जहां कलर है उनके उनके नाम दिए गए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है जी, और ये लिखा हुआ नोबेल गैस। क्या लिखा हुआ? नोबेल गैस। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुल नोबेल गैस कितने हैं। तो नोबेल गैस देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या आ गए? नोबेल गैस आ गए। टोटल आवर्त सारणी में नोबेल गैस की संख्या 6 आ गए आपके पास, ठीक है। ये आ गए। इन्हें हम शून्य वर्ग का तत्व भी कहते हैं। इन्हें हम 18वें वर्ग का तत्व भी कहते हैं, ठीक है। और हम इन्हें क्या कहते हैं? नोबेल गैस भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नंबर 1 पॉइंट, तो ये है नोबेल गैस। ओके। अब यदि अपने से पूछा जाए कि नॉन मेटल में से, अदर नॉन मेटल, ये पूरे नॉन मेटल्स में आते हैं। इधर वाले भाग जो भी होते हैं नॉन मेटल्स, अधातु की बात आती है। किसकी बात आती है? अधातु की। तो यहां से अब देख रहे हैं, यहां पे देखो लिखा हुआ एन का मतलब हो गया अदर नॉन मेटल्स। क्या लिखा हुआ? अदर नॉन मेटल्स। तो देखो नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं? ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? नॉन मेटल्स। इसे आप यहां पे देखते हो छोटे से अक्षर में लिखा हो, ये हैलोजन परिवार का सदस्य है। किसका सदस्य है? हैलोजन परिवार का सदस्य माना गया है। हैलोजन परिवार का सदस्य माना गया है। हैलोजन परिवार का सदस्य माना गया है, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने? 9। ये सारे के सारे क्या हो गए? नॉन मेटल्स, अदर नॉन मेटल्स। अब हम बात करेंगे मेटेलॉइड का। किसके? ना ये धातु है ना अधातु। जो ना धातु हो ना अधातु हो वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं, ठीक है ना। और उसे क्या कहते हैं? मेटेलॉइड। क्या कहते हैं? मेटेलॉइड। तो आप यहां देख सकते हो इन सब के कलर भी अलग अलग रहते हैं दोस्तों। हाँ, ये भी है नॉन मेटल्स। देखो नॉन मेटल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। ये सारे क्या हो गए? नॉन मेटल्स हो गए। अब देखो मेटेलॉइड कौन कौन से हैं? बोरोन, सिलिकॉन। मार्केट में, बाजार में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध होने वाला उपधातु पूछा जाए तो आप बता सकते हो सिलिकॉन। सबसे आसानी से प्राप्त हो जाता है सिलिकॉन, ठीक है ना। यदि पूछा जाए कि मार्केट में, बाजार में सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाले उपधातु का नाम क्या है, तो आप बता सकते हो यहाँ पे सिलिकॉन। क्या बता सकते हैं? सिलिकॉन। तो ये मेटेलॉइड है, ये मेटेलॉइड है, ठीक है ना। ये मेटेलॉइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गए? मेटेलॉइड वाली आ गए, ठीक है ना। ये मेटेलॉइड आ गए।
ये हमने बता दिया आपका क्या, नॉन मेटल्स। चलिए एक बार और दोबारा क्लियर कर लेते हैं अपन, इधर की टॉपिक को समझना आसान होगा। यदि पूछा जाता है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में नोबेल गैस की संख्या कितनी है या नॉन मेटलों की संख्या कितनी है, नॉन मेटल्स टोटल आ गए, उनमें भी नोबेल गैस की संख्या कितनी है। तो देखो ये नोबेल गैस है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 हो गए टोटल। इसे हम कहते हैं नोबेल गैस। क्या कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। इन्हें हम शून्य वर्ग का तत्व भी कहते हैं, शून्य वर्ग का तत्व भी कहा जाता है। चलिए इन्हें हम 18वें वर्ग का तत्व भी कहते हैं, 18वें वर्ग का तत्व भी कहते हैं। ओके, ये बांट दिया अपन ने। अब इनमें अपन देख रहे हैं कि अदर मेटल्स की बात करें। किसकी बात करें, अदर मेटल्स की, यानी नॉन मेटल्स। अदर मेटल्स में कौन आ गए, नॉन मेटल्स, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ अदर मेटल्स यानी एन, यहाँ नोबेल गैस था जी और यहाँ पे एन। अब देखो यहाँ पे नॉन मेटल की कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमियम, आयोडीन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो गए दोस्तों, ये हो गए अपने अदर नॉन मेटल्स। अब बात आती है मेटेलॉइड की। किसकी, मेटेलॉइड की। मेटेलॉइड में अपन देखेंगे जो ना धातु है ना अधातु हो, वो क्या कहलाते हैं, मेटेलॉइड यानी उपधातु। कौन कौन से, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और एस्टेटेनियम, ठीक है ना। ये सारे हो गए हमारे क्या, मेटेलॉइड। अब आती है यहाँ पे देखो पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, यानी संक्रमण के बाद तत्व। जो तत्व संक्रमण के बाद आए वो क्या कहलाता है, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल। जो तत्व नॉन मेटल के और संक्रमण के दोनों के बीच हो, तो नॉन मेटल देख लो, ये मेटेलॉइड उपधातु और संक्रमण के बीच में हो, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अपना पोस्ट ट्रांजिशन मेटल। तो ये सारे जो है यहाँ वाली, ये है ट्रांजिशन मेटल। क्या, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल का मतलब होता है संक्रमण तत्व है। क्या है, संक्रमण धातु तत्व है। लेकिन यहाँ पे यदि ये देखा जाए पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, तो पोस्ट ट्रांजिशन मेटल की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए पोस्ट ट्रांजिशन मेटल। और ये सारे क्या हो गए, ट्रांजिशन मेटल। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ मेटल्स देख रहे हैं इधर इस साइड में, तो यहाँ पे एल्काइल मेटल्स। क्या है, अल्काइल मेटल्स, ये अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो आप यहाँ देख सकते हो ये के वाली जो है, यहाँ देखो नॉन मेटल एक यहाँ भी है दोस्तों, नॉन मेटल एक यहाँ भी है, ठीक है ना। अब ये अल्काइल मेटल्स हो गए। हाँ, अल्काइली मेटल्स 1 2 3 4 5 6। और यदि अल्केलाइन अर्थ मेटल्स देखा जाए तो वो कौन कौन से हैं,
और ये सारे के सारे क्या है, ट्रांजिशन मेटल। क्या है ये, ट्रांजिशन मेटल। ये सारे, ये सारे ट्रांजिशन मेटल हो गया। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेंथेनाइड्स, ठीक है ना, लेंथेनाइड्स मेटल। तो ये लेंथेनाइड्स मेटल हो गया अपने पास, ठीक है ना, ये वाली एफ ब्लॉक का, एफ ब्लॉक वाले जो भी हैं वो लेंथेनाइड मेटल्स हो गए। और एफ ब्लॉक में ही यहाँ पे देखा जाए नीचे वाले 7वें आवर्त वाली बात करें तो ये एक्टिनाइड की बात करते हैं। किसकी बात करें, एक्टिनाइड मेटल्स हो गए। ठीक है, चलिए ये आपका क्लियर हो गया। हमने पहले बांट दिया था किसको, एस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है ना, और ये क्या है, एफ ब्लॉक हो गया अपने पास, ठीक है ना, और पी ब्लॉक, एम ब्लॉक, इनकी भी डिस्कस अपन ने कर लिए थे। ये रह गया आपका मेन पहचान करने की बात। क्या आगे, पहचान करने की बात। अब इसी में अपने को पहचान करने के तरीके और भी हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कुछ मानव जीवन के लिए भी लाभदायक साबित होते हैं। ये तो अपने डी का भी हो गया, ये अपने पी का हो गया, और ये अपने एफ का हो गया। ठीक है, चलिए जो संक्रमण तत्व होते हैं वो मानव जीवन के लिए क्या होते हैं, लाभप्रद सिद्ध होते हैं, लाभदायक होते हैं, जो मानव जीवन में कहीं न कहीं उपयोगी साबित होते हैं और मिलते भी। ठीक है, ये अर्थ पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितनी भी अल्केनाइन तत्व आते हैं उनकी बात करते हैं। ये अल्काइन मेटल्स आ जाते हैं। ये एक को छोड़ दिया जाए तो इन सब को, पहले वाले जो तत्व, इन सब को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ कुछ कलरों की पहचान हो जाए। सी में देख लो आप, यहाँ सॉलिड है, Hg लिक्विड है और H गैस है और Rf क्या, अननोन है। पहले गैस की पहचान कर लेते हैं कि गैस कौन कौन से है। देखो कलर से पहचान, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। ठीक है ना, और ये गैस है, और इसके अलावा ये सब भी क्या है, गैस। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 और एक ये 11। टोटल गैसों की संख्या कितनी होगी आवर्त सारणी में, 11। अब यहां देख रहे Hg लिक्विड है, Hg देखो ये द्रव धातु है। क्या है, मरकरी द्रव धातु, द्रव धातु के रूप में है मरकरी, और इसे हम पारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारा भी कहते हैं, क्विक सिल्वर भी कहते हैं दोस्तों। इनका जो मुख्य अयस्क होता है वो सिनेबार है। क्या है, सिनेबार। इनके अलावा एक और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे भी देखो, ब्रोमीन के पास जाओ, यहाँ पे हो गया अपने पास एक Hg और दूसरा हो गया यहाँ पे ब्रोमीन। तो Hg और ब्रोमीन दोनों के दोनों ही आपको मैं इसे, ये तो हो गए द्रव धातु और ये हो गया द्रव अधातु। क्या हो गया, द्रव धातु और ये हो गया द्रव अधातु। नोट कर सकते हो, Hg द्रव धातु है और ब्रोमीन द्रव अधातु तत्व हो गए। द्रव अधातु तत्व। क्लियर। चलिए अब यहां से अपन एक चीज और क्लियर कर सकते हैं आसानी से। वो क्या है वो मैं बता देता हूं। आपसे पूछा जाए कि दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं अपने पास वो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो ये क्षारीय और अम्लीयता दोनों प्रकार के श्रेणी में आते हैं। क्षारीय और अम्लीय धातु के श्रेणी में आते हैं दोस्तों। कौन सा, ये
अपना दूसरे वर्ग के तत्व, दूसरे वर्ग के तत्व दोनों ही श्रेणी में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज और नोट कर सकते हो, हाइड्रोजन को अलग ही मान ले, हाँ, तो ये दूसरे वर्ग के तत्व क्या आ गया, क्षारीय और अम्लीय धातु में आ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ और इंडिकेट करने वाली बात है, वो ये है कि जो इनमें रिक्त स्थान रह गया था आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत, उनमें 4 जगह खाली थी। कुछ 4 जगह ऐसी जगह खाली थी जहाँ पे बाद में 2016 में, वैसे तो 2015 में अस्थायी रूप से भर दिया गया था, लेकिन उसके बाद इसको 2016 में स्थायी रूप से भर दिया गया था दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, पीरियोडिक टेबल को में कुछ 4 नए तत्व हैं, जो 4 नए तत्व को जो शामिल किया गया, आपसे पूछा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में जो 4 नए तत्व को जो शामिल किया गया, उस 4 नए तत्व का नाम क्या है और उनको किस आवर्त में रखा गया, किस आवर्त और किस वर्ग में रखा गया। दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो कि उसको किस वर्ग और किस आवर्त में रखा गया। जो 4 नए नाम शामिल कर गए हैं, उन 4 नए नाम शामिल करने में जो सबसे पहले प्रस्ताव जो होती है, वो सार्वजनिक रूप से जो पेश करते हैं, जो समीक्षा करते हैं, फिर उनको स्थायी और अस्थायी रूप से रखते हैं, उनका नाम जो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो IUPSC। क्या कहते हैं? IUPSC नाम, ठीक है। तो जो 4 नए तत्व शामिल किए गए हैं बाद में, वो 4 नए तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है ना। और इस 4 नए तत्व को जोड़ने में कब की बात है, तो IUPSC ने दिसंबर 2015 के अंतर्गत जो 4 नए नाम शामिल किए, उसे अस्थायी रूप से इनमें जो स्थान दिया गया वो कौन कौन सा है। आपसे यदि ऐसा पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? तो आप इसको आसानी से बता सकते हो कि जो 4 नए नाम शामिल है, हाँ, वो 4 नए नाम कौन कौन सी है, तो आप आसानी से उसको बता सकते हो, ठीक है ना। 113 नंबर का, 115 नंबर, 113, 115, 117 और 118। कृत्रिम तत्व में देखा जाए, मानव निर्मित द्वारा बनाए गए सभी तत्व में से आवर्त सारणी के अंदर सबसे भारी तत्व माना जाता है 118वें वर्ग के तत्व को। क्या माना जाता है? 118वें वर्ग के तत्व को सबसे भारी तत्व माना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कृत्रिम तत्व में यानी मानव निर्मित तत्व में सबसे भारी तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा है, तो आप बता सकते हो ओगेनेसन। क्या? ओगेनेसन तत्व है, ओगेनेसन, ओगेनेसन तत्व 118वें नंबर पे जो तत्व है और 18वें वर्ग में और 7वें आवर्त में वो सबसे भारी तत्व माना गया है। मानव निर्मित द्वारा कृत्रिम तत्व के रूप में आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व की संख्या दिया गया है यहाँ पे 118वें नंबर के तत्व को, ठीक है ना, 118वें नंबर के तत्व को। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरा नाम जो है अपने पास निहोनियम। कौन सा? निहोनियम, निहोनियम 113वें नंबर पे जो तत्व है वो है निहोनियम। उसके बाद आपके पास जो 115 नंबर पे जो तत्व है उसको कहते हैं मॉस्कोवियम। क्या कहते हैं? मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम।
मॉस्कोवियम। और 170वें नंबर पे जो तत्व है उसे क्या कहते हैं? टेनेसाइन। क्या कहा जाता है? टेनेसाइन। टेनेसाइन। ये 4 नए तत्व को 2016 में स्थायी रूप से शामिल किया गया है। 113 नंबर के जो नियोनियम तत्व है वो एशिया का पहला ऐसा है जो एशिया में इसका खोज हुआ है। बाकी यूरोप, अमेरिका, अलग अलग जगह में इन तीनों की खोज हुई है। लेकिन 113 नंबर के जो तत्व हैं इनकी खोज जापान में हुआ है। कहाँ? जापान में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने देखा कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो 4 नए तत्व को जो शामिल किया गया है वो उनका स्थान कौन सा है? तो उनका स्थान 113वें नंबर पे है, 115वें नंबर पे है, 116 नंबर पे है, 117 नंबर पे है, 115 नंबर पे, 117 और 118 नंबर पे, यानी 4 है। 113, 115, 117, 118। इसे मानव निर्मित तत्व कहा गया। इनमें सबसे भारी तत्व जो बोला गया उसे किसे बोला गया? ओगेनेसन को। ठीक है ना? किसे? ओगेनेसन को। चलिए, अब कृत्रिम रूप से भारी तत्व के बारे में तो जानकारी प्राप्त कर लिए, लेकिन प्राकृतिक रूप से भारी तत्व कौन सा है? तो प्राकृतिक रूप से जो भारी तत्व है वह है यूरेनियम। कौन है? यूरेनियम। आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्राकृतिक रूप से भारी तत्व कौन सा है, तो आप बता सकते हो यूरेनियम को प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना? चले आगे की ओर चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पे मेन पॉइंट जो है वो होगी इनकी विशेषताओं की। किनकी? इनकी विशेषताओं की। विशेषताओं से पहले हम इन सभी तत्व की संयोजकता भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? संयोजकता भी ज्ञात कर सकते हैं। इन संयोजकताओं को ज्ञात करने से पहले, किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात करना हो, उनको ज्ञात करने से पहले आप आसानी से यहाँ पे ये पता कर सकते हो कौन सा तत्व कौन से आवर्त में है और कौन से वर्ग में है। यदि आपको उनका परमाणु संख्या याद है तो, यदि आपको उनका परमाणु संख्या याद है तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। चलिए, इनके अलावा सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और भी है नोबेल गैस के अंदर जिनके बारे में, जैसे जीनोन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? जीनोन की बात कर लेते हैं। यह सबसे भारी गैस, क्या? सबसे भारी गैस है जो वायुमंडल में पाया जाता है। यह सबसे भारी गैस है जो वायुमंडल में पाया जाता है। कौन? जीनोन। यह सबसे भारी गैस है जो वायुमंडल में पाया जाता है। जीनोन। इसके बाद आता है दोस्तों रेडॉन। क्या होता है? रेडॉन। कैंसर के उपचार में हम रेडॉन गैस का प्रयोग करते हैं। किसके उपचार में? कैंसर के उपचार में हम रेडॉन गैस का प्रयोग करते हैं और ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता? वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। यह भी सबसे भारी गैस है लेकिन ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। यदि वायुमंडल की बात करें तो सबसे भारी गैस जीनोन। यदि वायुमंडल की बात नहीं करें तो सबसे भारी गैस रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है और कैंसर उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? कौन सा? रेडॉन का। चलिए, जीनोन और रेडॉन के बारे में जानकारी हो गई। यदि आपसे पूछा जाए कि
आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस की संख्या कितनी है, या अभिक्रियाशील अभिक्रियाशील तत्व कौन कौन से है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि अभिक्रियाशील तत्व ये 6 है, अक्रिय गैस भी ये 6 है, शून्य वर्ग का तत्व भी यहाँ तक के कहे जाते हैं, 18वें वर्ग के तत्व को भी यहाँ तक के कहे जाते हैं। ठीक है, ये हो गई इनकी बातें। चलिए, अब इनके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि इनकी संयोजकता किस तरह से निकाल सकते हो और आवर्त कैसे पता कर सकते हो, तो आप वो भी आसानी से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी तत्व की परमाणु संख्या यदि पता है तो उनकी आवर्त और उनका वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हो दोस्त। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ कोबाल्ट को ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कोबाल्ट। कोबाल्ट की देखो कहाँ है, ये ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहलाता है कोबाल्ट। और कोबाल्ट देखो यहाँ है ना, ये कोबाल्ट 27 नंबर इनका परमाणु संख्या है। 27 नंबर कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितने? 27। चलिए, अब यदि पूछा जाए कोबाल्ट कौन से आवर्त और कौन से वर्ग में है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। वरसते आपको क्या पता होना चाहिए? इनकी परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर पता है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो सबसे बड़ी सुव्यवस्थित तरीके हैं वो है सुव्यवस्थित तरीके, सिर्फ इनका क्या रखने का तरीका, कैसे आप रख सकते हो। सबको हम परमाणु संख्या के आधार पर ही रखा है। अब यदि इनमें रखने की तरीके की बात करें ऑर्बिट के अंदर, तो कैसे रख सकते हो? 2, 8, 18, 32 इस तरह से रख सकते हैं। रख सकते कि नहीं रख सकते? तो उसी तरह से रखने में हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन से आवर्त और कौन से वर्ग में है। ठीक है, चलिए जैसे कोबाल्ट की बात कर दी, तो कोबाल्ट के रखने के तरीके कैसे हैं? कोबाल्ट को आप कैसे रख सकते हो? 27 है, कितना है? 27 है, तो आप रखो पहले उन्हीं की बिहेव पर। पहले ऑर्बिट में कक्षा में 2, दूसरे में 8, 8 और 2 कितने हो गए? 10, और तीसरे में हमने रख दिया यहाँ पे 8, 8, 8, 16, 2, 18। अब 18 में कितना ऐड कर दिया जाए जो आपका 27 बन जाए? कितना बन जाए? 27 बन जाए। तो यहां पे हम लिख देते हैं 9। कितना? 9। अब आप देखो यहां पे 8, 8, 16, 24 को 25, 25, 26 और 27। अब यहां पे देखो 9 क्या हो गया, तो अपन चलेंगे सबसे पहले काउंट करेंगे। यहां पे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी ये कौन से आवर्त में है? ये आवर्त 4 में है। देखो 1, 2, 3 और 4 में देखो कोबाल्ट आ गया 4 आवर्त में। और वर्ग कौन सा है? तो इनके लास्ट वाले क्या कहलाते हैं? वर्ग कहलाते हैं। वर्ग 9 में इसका स्थान है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कौन से वर्ग में? 9वें वर्ग में। इस तरह से आप आसानी से जिंक का ज्ञात कर लेते हैं। जिंक का पता चल जाएगा कि कौन से वर्ग और कौन से आवर्त में है।
मैं फिर से कह रहा हूं दोबारा, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए सिर्फ यहां पे उनकी परमाणु संख्या, उनकी परमाणु संख्या। जिंक ना ले लो, कैडमियम ले लो। कैडमियम का देखो, कैडमियम का परमाणु संख्या यहां पे है 48। कितना है? 48। फिर उसी तरह से इनको हम रखेंगे कक्षा में। कक्षा में रखने का तरीका क्या होगा? 2, 8, 8, 18, जैसे मैंने आपको बता रखा है उसी तरीके से रखो आप। तो पहले कक्षा में एक घर पूरा किया, इनके 2, दूसरे घर में कितना? 8, तीसरे घर में कितना? 8। तो 8, 8, 16, 2, 18 हो गए। अब 18 ले लो, तो 18, 18 कितने हो गए? 36 हो गए। कितने हो गए? 36। अब कितना ऐड किया जाए? लास्ट वाले में 48 बन जाए, तो लास्ट वाले में देखो कितने बच गए? अब 12। कितने? 12। तो यहां पे 36 और 12 48 हो गए। यहां से आप आसानी से पता कर लेंगे कि कौन से वर्ग और कौन से आवर्त में है। तो देखो काउंट करो, अब इसको 1, 2 से काउंट करो। 1, 2 को 1 मान ले, 2, 3, 4, 5, यानी ये 5 आ गया। तो ये आवर्त संख्या, आवर्त किस में रखा है? 5 में रखा है। अब ऐसे देखो, एक लास्ट वाली को देख लो, लास्ट वाली जो संख्या वही क्या है? इसका वर्ग है। तो कौन से वर्ग में है ये? 12वें वर्ग में। ठीक है ना? कैडमियम का हमने ज्ञात कर दिया कौन से आवर्त और कौन से वर्ग में। उसी तरह से आप आसानी से पता कर सकते हो किसका? किसका पता कर सकते हैं अपन? आसानी से पता कर सकते हो आप सोडियम ले लो, पहले का भी ले सकते हो। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11। अब सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो परमाणु संख्या कैसे रखना अपने देख लो। पहले कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में 8, 8, 2, 10, और तीसरे कक्षा में 1 बच गए। अब देखो ये कौन से आवर्त में है? 1, 2, 3, ये तीसरे आवर्त में है। इनकी आवर्त कौन से स्थान है? कौन से आवर्त में? तीसरे। देखो 1, 2, 3, तीसरे आवर्त में। और कौन से वर्ग में है? देखो लास्ट वाली जो संख्या वही उसका क्या है? वर्ग है। ये वर्ग 1 में रखा गया है। किस में रखा गया? वर्ग 1 में रखा गया है। इस तरह से हम आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं? इस तरह से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इनका हम आवर्त और वर्ग। चलिए, आवर्त और वर्ग के बाद हम बात करेंगे संयोजकता की। किसकी बात करेंगे? संयोजकता की। बैलेंसिंग, यानी वो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए उनका घर में इलेक्ट्रॉन की संख्या होना जरूरी है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि पूरा नहीं है तो अष्टक उसका पूरा नहीं, वो अनबैलेंसिंग घर हो जाते हैं। बैलेंस में नहीं, उनकी संयोजकता नहीं है, वो किसी से संयोजकता का निर्माण नहीं कर पा सकते, या तो दे दे या तो ले ले, ऐसी कंडीशन। तो आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें वर्ग के जो तत्व हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है। अब 18वें वर्ग की संयोजकता कितनी होती है यदि वो पूछ ले तो कैसे ज्ञात कर सकते हो? यदि 18वें वर्ग की संयोजकता ज्ञात करना हो, बैलेंसिंग ज्ञात करना हो, तो सिंपल से है। हीलियम का देख लो, हीलियम का 2 है, ये नहीं पूरा है, ना ये किसी से ले सकता है ना ये किसी को दे सकता है, इनकी अपनी संख्या पूरा है। चलिए उसके बाद हम नियोन की बात करते हैं। नियोन को देखो परमाणु संख्या कितने? 10। परमाणु संख्या कितने? 10। अब देखो इनका भी घर पूरा है कि नहीं है, तो इनके पहले कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में 8, ना ये किसी से ले सकते ना ये किसी को दे सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम, यानी ये क्या है? शून्य वर्ग, इसीलिए इसको कहते हैं शून्य वर्ग का तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शून्य वर्ग का भी तत्व कहा जाता है। अब आगे बात कर ले हम, आगे कौन सा है? यहां पे देखो आर्गन आ गए। अब आर्गन का कितना है? 18, तो आर्गन ले लो 18। तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, ना ही किसी से ले सकता और ना ही किसी को ये दे सकता है। इनका अपना अष्टक पूरा है, अपना घर इसका पूरा है। ये अपने घर के निर्माण करने में किसी की सहायता नहीं ले रहे हैं, ना किसी को सहायता दे रहे और ना ही किसी को सहायता से ना सहायता ले रहे, यानी इनका घर पूरा निर्माण कर रहा अपने आप में। वही कहलाता संयोजकता, बैलेंसिंग, यानी इनके पूरे परिपूर्ण बैलेंस है। ठीक है ना? चलिए इसी की तरह से देखा जाए दूसरा देख लो आप।
ठीक है ना। क्रिप्टॉन की बात कर ले, क्रिप्टॉन देख लो 36 है, यहाँ पे क्रिप्टॉन की 36 है, तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 18, तो 18 18 36, यानी ना किसी से ले सकता ना किसी को दे सकता, इनका संयोजकता क्या है 0, ठीक है ना। बैलेंसिंग सिस्टम इनका शून्य वर्ग का तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य वर्ग का तत्व। ओके, इसी तरह से देखते हैं, इनमें 18 वर्गमूल सब यही आ जाते हैं। चलिए, अब इसी तरह से यदि हम पहले वर्ग के तत्व की संयोजकता ज्ञात करना हो, तो पहले वर्ग के तत्व की संयोजकता ज्ञात करना हो कि पहले वर्ग के तत्व की संयोजकता कितनी है, यानी इनकी पहले वर्ग के तत्व की संख्या, जैसे हाइड्रोजन की, इनकी परमाणु कितनी है? परमाणु संख्या 1। अब ये किसी से यदि अपने अष्टक को पूरा करना चाहेगा तो ये क्या करेगा? 1 लेगा। क्या करेगा? 1 को ये लेना चाहेगा। 1 यदि ले लेता है तो पूरा हो जाता है। क्या होता है? पूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अपने घर को पूरा करने में लेने के बजाय ये क्या करेगा? देना पसंद करेगा, ठीक है ना। तो ये जैसे ही दे दिया तो वहां पे क्या हो जाएगा? +1। उसी तरह से लिथियम की बात कर ले, तो लिथियम की देखते दोस्तों, लिथियम की क्लास में लिथियम वाले में देखते हैं, इनके पहले अष्टक को कितने हैं? 2, और फिर दूसरे में जाए तो 1। अब ये क्या करेगा? अपने घर के निर्माण करने में ये किसी से कितना लेना चाहेगा? 7 लेना चाहेगा। तो ये 7 लेने के बजाय अब क्या करे? तो ये आसानी से ये आराम से देने का काम करेगा। फिर ये 1 किसी को दे देता है, ठीक है, ये दे दिया। देना क्या कहलाता है? धनात्मक, और लेना ऋणात्मक। इनकी संयोजकता कितनी होगी? +1। उसी तरह से आप सोडियम में चले जाओ। सोडियम का देखो, सोडियम में पहले में 2, दूसरे में 8, 8 2 10 हो गए, और तीसरे में फिर 1 हो गए। अभी अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 7 लेने के बजाय क्या करेगा? 1 देना पसंद करेगा किसी और तत्व को। जैसे ही 1 देना पसंद करेगा किसी और तत्व को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1, यानी संयोजकता कितनी इनकी? इस तरह से देख रहे हैं। तो पहले वर्ग के तत्व की जो संयोजकता है वो सभी की कितनी है? 1। एक और याद कर लेते हैं, पोटेशियम का देख लो। आप पोटेशियम का देखो, आप यहाँ 19 है। कितना है? 19। तो पहले कक्षा में इनके कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8, अब तीसरे में 8, 8 8 16, 2 18, बचे कितने? 1। अब ये अपने घर को पूरा करने के लिए इनको कितना चाहिए? 17 चाहिए। तो 17 किसी से नहीं लगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये किसी को देना पसंद करें जिनके 1 कमी हो रही, तो इनका कितना हो गया? +1। देने की मतलब हो गया +1, और लेने का मतलब हो गया माइनस का। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले वर्ग का जो भी तत्व है उन सभी तत्वों की यहाँ पे संयोजकता +1 है। उसी तरह से इनका देखा जाए, दूसरे वर्ग की बात करें तो दूसरे वर्ग की भी निकाल सकते हो। देखो, जैसे बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम में देखते अपन इनकी परमाणु संख्या 4 है दोस्तों। अब परमाणु संख्या 4 है तो देख लो, इनके पहले कक्षा में 2 और दूसरे में 2। अब ये 2 क्या करें? इनको अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, घर के निर्माण के लिए इनको चाहिए 6, 2 8, यानी 6 चाहिए। अब ये 6 किसी से कर्ज लेने के बजाय ये 2 देना पसंद करेगा, तो ये इसे यहाँ पे +2 हो गया इनकी संयोजकता। इस तरह से इनकी इन वर्ग के तत्व के सभी की संयोजकता कितनी है? 2। कितनी है? 2। आप इसी तरह से और भी वर्ग के तत्व की संयोजकता निकाल सकते हो, जैसे 13वें वर्ग के तत्व की संयोजकता भी निकाल सकते हो। अब यहां देखो कितना है इसके बोरोन का? 5। तो बोरोन का यदि 5 है तो ये 5 में अब इनके पहले घर को अष्टक को पूरा करने के लिए इनके कितने हैं? 2। और दूसरे घर को यदि जैसे ही पूरा करे तो इनको लिए चाहिए 8, लेकिन है कितने इनके पास में? 3। तो ये किसी से 5 लेना पसंद करेंगे। तो यदि जैसे ही 5 लिए तो -5 की संयोजकता, और देना पसंद किए तो +3 की संयोजकता, यानी +3 -5 इनकी संयोजकता हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो प्लस में ही ऑलरेडी अपन लेके चलते हैं इनकी संयोजकता की बात। +3। उसी तरह से हम इनका भी संयोजकता निकाल सकते हैं, तो +-4। आप यहां देख सकते हो कार्बन की 6 है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 हो गया, तो देखो ये 2 और दूसरे में 4,
या तो 4 किसी से ले या 4 किसी को दे, तो इस तरह से इनकी अष्टक पूरा हो जाएगा। या किसी को देता तो आगे वाले की अष्टक पूरा हो जाए, यही लेता है तो अष्टक पूरा हो जाए। तो इसकी इस तरह से देखें तो प्लस माइनस 4 हो गए। कितने होंगे दोस्तों? प्लस माइनस 4 इनकी संयोजकता हो गई। आके भी आप इस तरह से निकाल सकते हो कि इनके 15वें का, 15वें वर्ग के तत्व की भी निकाल लो, 16वें का निकालो, 17वें का निकालो। इस तरह से हम सभी का क्या निकाल लेते हैं? संयोजकता आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इस तरह से रखने के, इस तरह से सजाने का, क्रमबद्ध जो परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो रखा गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो रखा गया, इनका मूल सिद्धांत था इनकी विशेषताओं का वर्णन करना। इनकी विशेषता क्या वो मैं बता देता हूं। आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता है कि बाएं से दाएं जाने पर किनका मान क्या घटता और क्या बढ़ता। इस तरह से बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर इनकी विशेषताएं देखना है। यदि इनकी विशेषताएं देखना और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है या बढ़ता है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बन के आते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहती है। तो आपको बताना है कि जैसे ही बाएं से दाएं की ओर जाए तो बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। क्या होता है? परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, परमाणु भार भी घटता है। बढ़ता क्या है? आयन विभव का मान बढ़ता है दोस्तों। किसका मान बढ़ता है? आयन विभव का मान बढ़ता है। तो पहले लिख देता हूं, परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, परमाणु त्रिज्या घटती है। आयन विभव का मान बढ़ता है। परमाणु भार भी घटता है। इस तरह से हम विशेषताएं प्रकट कर सकते हैं किनकी? बाएं से दाएं जाने पर। बाएं से दाएं जाने पर एक और सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है विद्युत ऋणात्मक का मान बढ़ता है। किसका? सभी तत्वों के विद्युत ऋणात्मक मान बढ़ता है। का मान बढ़ता है, ठीक है ना। ये हो गए बाएं से दाएं जाने पर इनकी विशेषता है। सबसे बड़ी और विशेषता है कि बाएं से दाएं जाने पर धातुई गुण जो होती है वो कम होने लगती है, यानी धातुओं की गुण, यानी धातुई गुण कम हो जाती है दोस्तों। क्या कम हो जाती है? धातुई गुण कम हो जाती है और अधातुई गुण में वृद्धि हो जाती है। तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता भी घटती और बढ़ती रहती है। किसी भी आवर्त में तत्वों की संख्या एक से बढ़कर 4 हो जाती है, फिर इसके बाद धीरे धीरे घटने लगती है। ये सबसे बड़ी विशेषता है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इनकी तत्वों की, ठीक है ना। बाएं से दाएं जाने पर इन तत्वों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है। बाएं से दाएं जाने पर क्या? धातुई गुण कम होता है, धातुई गुण का मान कम हो जाता है और अधातुई गुण में वृद्धि हो जाती है।
बाएं से दाएं जाने पर सबसे पहले संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटने लगती है। रासायनिक अभिक्रिया भी धातु की रासायनिक क्रियाशील, क्या दोस्तों, रासायनिक क्रियाशील भी क्या होती है, घटती है और फिर धीरे धीरे यह बढ़ने लगती है दोस्तों। चले, ये हो गया इनका कौन सा, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है ना। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ऊपर से नीचे की बात में क्या होगा, अब यदि ऊपर से नीचे आए तो ऊपर से नीचे, उल्टा कर दो, जो बाएं से दाएं थे वो उल्टा कर दो आप। परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं पे क्या हो रहा था, घटती थी, अब यहां पे क्या होगा, बढ़ेगी ऊपर से नीचे आने पर। ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु भार भी बढ़ता है दोस्तों। विद्युत ऋणात्मक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आयन विभव का मान भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे कम हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, आयन विभव का मान भी कम हो जाता है। तो चलिए, इस तरह से आज हमने देखा कि ये जो अपने पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स थे, इनमें हद तक हमारे पास जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इन्हीं से क्वेश्चंस इस प्रकार से बन के आते हैं। मुझे उम्मीद है कि, आशा भी है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही यूजफुल होगा विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ। आज अपना ये सेशन पीरियोडिक टेबल के साथ ही खत्म हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे धातु धातु की बात, जो अपन लेते चलेंगे इनमें से, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए राम राम। आप इनको और भी गहन अध्ययन करें अपने नोटबुक से, और हमारे द्वारा पढ़ाए गए जितनी भी अभी क्लास ले रहे हो उन सब क्लास में जो भी छोटे छोटे टॉपिक था वो आपने, मुझे उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे, और उसको आप याद कीजिए और सरल ढंग से, आसानी से पेपर जो भी आप देंगे उनमें यदि क्वेश्चन पूछा जाता तो आप आसानी से अटेम्प्ट करेंगे दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तब तक के लिए राम राम। नए सेशन में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।